नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं शमिक मोहित्रा दादा और बात करने वाली है ये जो हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है वेस्ट बंगाल में जबरदस्त तरीके से, उसके ऊपर बहुत सारी डेवलपमेंट्स आ रही हैं। वेस्ट बंगाल रीजनल पॉलिटिक्स होने के बजाय या स्टेट पॉलिटिक्स होने के बजाय एकदम सेंटर स्टेज हो गया। ममता बनर्जी और सोनिया गांधी ने बहुत पहले अपने रास्ते अलग कर लिए थे, पर देखिए ना, वक्त का खेल ऐसा है कि ममता सोनिया से मिलने उनके घर गई। ये महिला जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब को अपनी एड़ी के नीचे रखती थी, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 3-3 घंटे बिता रही है। आई मीन, एंड शी यूज्ड टू वॉक इनटू द इंडिया अलायंस मीटिंग्स लाइक कि अगली इंडिया अलायंस की नेता यही होने वाली है। राहुल की तो औकात नहीं है, राहुल डजंट नो पॉलिटिक्स। खैर, राहुल इज आल्सो एंजॉयिंग। आज की डेट में इंडिया अलायंस में चुपचाप जाकर बैठ जाती है एंड शी डजंट अटर अ वर्ड, बाय द वे। दादा, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड जी। सबको मेरा नमस्कार। आज सुबह शायद मैं देख रहा था कि कालीघाट जो मंदिर है, जिस क्षेत्र से ममता बनर्जी आती है वहीं पे वो पली बड़ी है। तो कालीघाट मंदिर में ये भूतपूर्व सम्राज्ञी आज गई थी शायद सुबह दर्शन करने। और सीन ये था कि उनके साथ एक पुलिस का आदमी था। ऑब्वियसली एक बेसिक सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, एक्स सीएम है, और एक कुछ दो पर्सनल बॉडीगार्ड्स, और कोई नहीं था। हाथ में पूजा की थाली थी। और देखिए वहां पे ऐसा सिस्टम है कि एक क्यू अंदर जाता है और वही क्यू दूसरी तरफ से घूम के बाहर आता है, ठीक है ना, जैसे मंदिरों में होता है अक्सर। जो घुसने का क्यू था, ममता बनर्जी खड़ी हुई है, उनको कोई घुसने ही नहीं दे रहा है। एक के बाद एक लोग आ रहे हैं, कोई उनकी तरफ देख तक नहीं रहा है, और वो ऐसे करके खड़ी हुई है सहम के। मतलब ये स्थिति है इनकी। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैं ये बताऊंगा कि आज इनकी जो मीटिंग हुई है सोनिया गांधी के साथ, वो इंडी वाली मीटिंग नहीं है, इंडिया अलायंस की मीटिंग नहीं है, ना ही वो कोई विशेष पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, राजनीतिक कोई किसी मुद्दे पे वो बात कर रहे थे। ये था सर्वाइवल और कांग्रेस को एक नए ऑक्सीजन का स्रोत। ये दो चीजें हैं। देखिए अभी स्थिति ये है कि इनके जो सांसदीय दल है उसमें से 22 सांसद वो बोल चुके हैं तो हम आपको छोड़ रहे हैं। काकुली घोष दोस्तीदार उनकी नेता हैं, और वो लोग कह रहे हैं कि हम एनडीए को समर्थन करेंगे, बाहर से समर्थन करेंगे। यही वो है एग्जैक्टली। देखिए आप, ये रुकने को बोल रहे हैं लेकिन कोई रुक नहीं रहा है। कोई उनकी तरफ देख भी नहीं रहा है, ममता की तरफ कोई देख भी नहीं रहा है। मतलब एज इफ शी डजंट एग्जिस्ट, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। मतलब ये समाप्त हो चुके हैं, यही समझना पड़ेगा। तो वापस ये ठीक है, विजुअल्स तो क्लियर हैं, सबको इससे पता लग रहा है। अब वापस उस पर चलते हैं कि आज उनकी बैठक हुई। लगभग 3 घंटे तक वो सोनिया गांधी के साथ थी। 3 घंटे का बैठक कोई इस तरह पे नेता करता नहीं है, करती नहीं है। वो तभी होता है जब कोई आपात स्थिति हो। तो आपात स्थिति ये है कि ममता जी का जो ये है संसदीय दल है वो टूट गया। 2/3 से ज्यादा, लगभग 72% उनके सांसद तो दूसरी तरफ हो गए हैं। तो कह रहे हैं कि हम तो बाहर से एनडीए को समर्थन करेंगे। उस पर भी मैं आता हूँ, उस पर काफी क्षोभ है लोगों का, तो मैं एक निरपेक्ष एनालिसिस दूंगा। मुझे भी क्षोभ है वैसे, मैं वो कह दूं पहले ही डिक्लेरेशन, लेकिन मैं उसका एक एनालिसिस दूंगा। तो ममता जी का जो मीटिंग है वो समझना थोड़ा आवश्यक है हमें। इनका मीटिंग, जहां तक मुझे सूत्रों से पता लगा है, वो इसलिए है कि कांग्रेस के साथ टीएमसी के विलय की बात हो रही है। यानी कि ममता जी के पास अभी तक जो बचे कुचे सांसद हैं और बचे कुचे एमएलए हैं, 8 या 9 एमएलए बचे हुए हैं। ऑन पेपर 63 एमएलए तो वो उसको सपोर्ट कर रही तब बनर्जी को। तो ममता जी के पास 17 एमएलए होने चाहिए 80 में से, लेकिन 17 भी नहीं है। अभी हम जो सामने आ रहा है ये 8 या 9 ही एमएलए हैं। ओके, और उनके पास वैसे ही एग्जैक्टली 6 सांसद हैं बचे हुए, और 6 में से भी 2 थोड़े से डाउटफुल है, क्योंकि उनमें से एक महुआ मोइत्रा, वो तो लंदन में बैठी हुई है, काफी पार्टी वार्टी चल रहा है वहां पे, सुना है। सुनने में ये आया था कि वो इनका जो पैसे का आदान प्रदान होता है विदेश में, उसको देखने गई थी। लेकिन अब ये भी सुनने को आया है कि वो फोन नहीं उठा रही, या ममता जी के ऑफिस से या उनके भाईपो, उनके ऑफिस से भी कोई आ रहा, तो फोन नहीं उठा रही है। ये सुनने में आया था कि वो भी कोशिश कर रही थी कैसे भी करके
वो काफी क्लोज हैं, शशि थरूर और राजीव चंद्रशेखर जी को भी अच्छी तरह जानती हैं। तो कुछ कुछ वो कोशिशें हो रही थी कि कैसे भी करके एक बोला जाए, एक कोई सोर्स और एंट्री ली जाए एनडीए की तरफ, लेकिन उनको किसी ने घास नहीं दी, तो वो आराम से वहीं पे बैठे हुए। पैसे बहुत बटोर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भारतवर्ष आने की आवश्यकता ही नहीं है उनको। तो दूसरी है शायनी घोष, जो अभी कहीं पे नजर नहीं आ रही है, लेकिन ये अवश्य सुनने को आया है कि शायनी घोष को एक्टिवली बीजेपी के अंदर कुछ पुराने नेता हैं जो अभी एमएलए या मंत्री बने, उनकी बात नहीं कर रहा, पुराने नेता हैं कुछ जो नहीं है एमएलए या मंत्री, ऑर्गेनाइजेशनल स्तर पे हैं, उनके थ्रू ये कोशिश कर रही हैं कि बीजेपी में कैसे भी करके घुसा जाए। वो अपना सांसदीय क्षेत्र भी छोड़ने को तैयार है, मुझे ले लो। ये वो लेडी हैं, लेडी कहना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन ठीक है, भद्रता यही, शिष्टाचार यही कहता है कि लेडी बोलूं मैं। तो ये वो सांसद हैं जो अभिषेक बैनर्जी की सबसे घनिष्ठ है। एक साथ ये लोग मकान खरीदते हैं जिसका नाम होता है सानी, अभी शानी, अभी और सानी, मतलब अभी शानी मतलब अभिषेक शायोनी। तो उनके जॉइंट बैंक अकाउंट्स हैं, लेकिन अभी स्थिति ये है कि वो पार्टी से छोड़ने को उद्यत है, लेकिन कोई उनको ले नहीं रहा है। देखिए, एक चीज तय है, इस वक्त स्थिति ऐसी है, मैं इनको जोड़ दूंगा इन सब चीजों को, लेकिन मैं एक और तथ्य दे देता हूं। इस वक्त स्थिति ऐसी है कि टीएमसी में संसदीय स्तर से या विधायक स्तर पे या काउंसलर, ग्राम प्रधान और जो बाकी गुंडे मावाली हैं उनके, ये सभी कोशिश कर रहे थे, उनकी एक धारा है जो बहुत भरसक प्रयास कर रही है कि कैसे भी करके बीजेपी में घुसा जाए। तो उसका तो पूरा एकदम ऑफिशियल स्तर पे उसका खंडन कर दिया। श्रमिक भट्टाचार्य जी ने कह दिया, जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं, कि हम टीएमसी में से किसी को लेंगे नहीं। पहले उन्होंने कहा था 3 महीने तक नहीं लेंगे, उसके बाद देखेंगे कौन गुड टीएमसी, बैड टीएमसी, गुड तालिबान, बैड तालिबान की तरह, जिसपे काफी भर्त्सना हुई। फिर वो स्टेटमेंट भी उन्होंने विथड्रॉ कर लिया। अभी कहा है कि हम नहीं लेंगे, लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन कल जो बैठक हुई, भूपेंद्र यादव जो यूनियन मिनिस्टर भी हैं और पश्चिम बंगाल के मुख्य प्रभारी हैं, वो इंचार्ज हैं पश्चिम बंगाल के बीजेपी के ओर से, उनके घर पे एक बैठक हुई जिसमें 22 सांसद आए, लेड बाय मिसेस काकोली घोष दस्तीदार, जो बहुत पुरानी मजी हुई कांग्रेस की नेत्री थी। उसके बाद टीएमसी के गठन से लेके आज तक वो टीएमसी में रही, और जिन्होंने बहुत फेमसली मई 4 को जैसे ही टीएमसी पलटी खा गई, तो ये भी पलटी खा गई, और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई बहुत दुराचार है। तो उनको सारे दुराचार यकायक अकस्मात एक साथ दिख गए, मतलब एक वज्रपात हो गया। उनको सडनली उनकी आंखें ऐसे इतनी बड़ी हो गई, उनको सब दिख गया कि बहुत दुराचार है टीएमसी में। तो उन्होंने अपने जो क्या कहते हैं कार्यरत जो पद थे इनके, कार्यकारी पद ये कहना चाह रहा हूं मैं, कार्यकारी जो पद थे उनसे रिजाइन किया, संसदीय सीट को नहीं छोड़ा, उसमें बनी रही, और कहीं मैं तो एक डिसिप्लिन सोल्जर हूं टीएमसी की बोल के छोड़ दिया, और काफी भर्त्सना की टीएमसी के कार्यशैली पे, उसकी चोरी पे, आरजी करके हत्याकांड पे, बहुत सारी चीजों पे, टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम, सबके बारे में बहुत कहा। तो उन्होंने अपना क्रेडेंशियल एस्टैब्लिश किया कि मैं तो डिसिडेंट हूं, और उसके बाद क्या हुआ, धड़ाधड़ सारे विकेटें गिरती गई। इनके जो बड़े बड़े महारथी थे सांसद, कुछ तो दिखने ही बंद हो गए, जैसे शायनी घोष, ये क्या नाम है इसका, डेरेक ओब्रायन, एकदम घटिया जो एक क्विज मास्टर है, मोस्ट थर्ड रेटेड क्विज मास्टर आई हैव सीन। एक समय पे एक अच्छा जनरल आदमी था, लेकिन बहुत ही बेकार मीडियोकर क्विज मास्टर था। तो जो भी हो, वो दिखना बंद हो गया। इसने कहा था मैं सर मुड़ा लूंगा अगर बीजेपी जीती तो, सर तो मुड़ाया नहीं, पर खुद गायब हो गए, बाल गायब नहीं हुए। तो ऐसे कुछ लोग गायब हो गए, और बाकी जो हैं संसदीय दल में, उनके 13 राज्यसभा में और 28 जो हैं लोकसभा में थे। उनमें से 21 काकोली घोष दस्तीदार के साथ आ गए, भूपेंद्र यादव जी के साथ ये मिले। अब पश्चिम बंगाल में मैं बता दूं, इसका बहुत शोर है। एक बहुत बड़ा पोर्शन जिन लोगों ने वोट किया बीजेपी के लिए, यहाँ के जो सनातनी हिंदू हैं, वो कहते हैं कि ये वही लोग हैं जिनके हाथ खून से रंगे हुए हैं अभी तक, और ये वास्तव है। आप किसी को भी ले लीजिए, किसी भी सांसद को ले लीजिए, मैं 2-3 उदाहरण देता हूं। वक्फ पे जो ये कानून पास हुआ रिसेंटली,
और जो भी एक्शंस लिए गए डिफरेंट राज्यों में, उस पे किसी ने कहा टीएमसी से, मैं कौन है वो बताता हूं, कि अगर वक्फ प्रॉपर्टी की तरफ किसी ने आंख भी उठा के देखा तो उसकी आंखें निकाल लेंगे और उनके दोनों हाथ तोड़ देंगे। पब्लिक डिक्लेरेशन, ये कोई मतलब किसी को वो नहीं कह रहे थे, पूरे पब्लिक में उन्होंने ये डिक्लेयर किया था। ये लोकसभा के सांसद है, ठीक है, इनका नाम है बापी हालदार। ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं। तो ये जो 22 है ना, उनमें ये व्यक्ति भी है, उनमें वो व्यक्ति भी हैं जो कुछ पुराने चित्र तारकाएं हैं, फिल्म स्टार्स, जिसमें से एक मैं इतना कहूंगा कि वो सज्जन व्यक्ति है, उसने काम वाम भी किया अपने संसदीय क्षेत्र के लिए, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कंप्लीट मतलब एटलीस्ट ऑनेस्ट कोशिश उसने करी। देव जिसको कहते हैं यहाँ पे, जिनका नाम वास्तव में दीपक अधिकारी है, वो घाटाल के सांसद हैं। उन्होंने थोड़ा बहुत काम वाम किया है, लोगों की देखभाल अवश्य करी है, लेकिन उनका भी सडनली चित्तोदय हो गया, उनकी भी आंखें खुल गई कि बहुत अनाचार हो रहा है, मैं इस अनाचार को और सह नहीं सकता। तो ये सारे के सारे जो लोग हैं ना, मैं एक एक का नाम अगर गिनाऊं अलग अलग, प्रत्येक के नाम पे या तो तोलाबाजी या सिंडिकेट में से पैसा बनाने का, या डायरेक्ट करप्शन, या क्रिमिनल चार्जेस इंक्लूडिंग मर्डर एंड अटेम्प्ट टू मर्डर, ये है। तो यहां पे शोभ इस बात का है, अब इस चीज को हम समझ लें। और फिर मैं जो पीछे मुद्दा है, जो स्ट्रेटेजिक विडंबना है बीजेपी शीर्ष नेतृत्व का, वो भी समझा देता हूं, क्यों ये हो रहा है वो भी थोड़ा समझ लेते हैं। मैं हर चीज को अपने शोभ के हिसाब से तो देख नहीं सकता। तो शोभ इस बात का है कि अगर आप एकदम शीर्ष स्थानीय उच्च कोटि के विधायक सांसद हैं, उनमें से कुछ को लेते हो, तो बाकियों को कैसे मना कर सकते हो? किस बात पे मना करोगे? प्रिंसिपल ऑफ द थिंग ना, आपने एक प्रिंसिपल एस्टैब्लिश कर दिया कि चलो आप एनडीए के समर्थक हो, ठीक है, हम लोग आपके साथ काम करने को तैयार हैं, कॉफी पियेंगे, चाय पियेंगे, हा ही करेंगे। उसके बाद उसको वो दुनिया में कुछ फ्री तो होता नहीं है। तो एक सवाल तो खड़ा ही हो जाता है ना, तो इसका मतलब कि आप इन लोगों को प्रोटेक्शन दे रहे हो, तो पब्लिक में इसका क्या असर पड़ेगा? ओके, तो इसका मतलब यह है कि आप विधायकों को भी ना नहीं कर सकते हो, और उनको नहीं ना कर सकते हो, तो फिर काउंसिलर्स को नहीं कर सकते हो, उनको नहीं कर सकते हो, तो ग्राम पंचायत के लोगों को नहीं कर सकते हो, फिर आगे चल के सड़क चाप मवालियों को भी ना नहीं कह सकते हो। हर कोई बोलेगा उसको क्यों लिया फिर, है ना? तो ये एक बहुत बड़ा क्षोभ का कारण बन चुका है यहाँ पे। मैं जो ग्राउंड लेवल है उससे काफी अवगत हूं, इसीलिए मैं उन शायद 5 या 6 ही लोग थे इस देश में जिन्होंने 190 ±10 का प्रेडिक्शन किया था। कुछ देख के ही किया था ना। उसी चीज से मैं बता रहा हूं कि ये शोभ जेन्युइन है और लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा है। बहुत लोग कह नहीं रहे हैं, वो बीजेपी को चांस देना चाहते हैं, क्योंकि बंगाली लोग जो होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा उछलते नहीं है, वो वैसे ऊपर सरफेस पे इमोशनल होते हैं, हाँ 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 लाउडली चिल्लाना, ये सब वो होता है, उनका इमोशनैलिटी है, लेकिन जो सोच है ना वो विचलित नहीं होता है। तो ये लोग विचलित नहीं होंगे, कह नहीं रहे हैं कुछ लोग, जैसा हमने इलेक्शन में देखा, ओपिनियन पोल से एकदम ठप हो गए, क्योंकि कोई कुछ कह ही नहीं रहा है कि क्या करना चाहते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग अंडरकरंट है, बहुत, जिसको अगर ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने नजरअंदाज कर दिया, मुझे नहीं लगता वो नजरअंदाज कर रहे हैं, उनको पता होगा, तो बहुत बड़ी भूल होगी। अब मैं विडंबना बताता हूं। मैंने एक और प्रेडिक्शन किया था अपने इलेक्शन एनालिसिस में, आप ही के शो पे। मैंने कहा था कि इस इलेक्शन में, मैंने बोला था कि शायद 15 से 19 सीट कांग्रेस प्लस सीपीएम वगैरह ले जाएगी। कांग्रेस, सीपीएम और ये जो आईएसएफ, जो एक नया दल है, आईएसएफ है, और फिर वो बाबरी वाला जो एक और पार्टी है। हुआ भी वही, इन लोगों के पास 17 सीटें आई। लेकिन जो लोगों ने नोटिस नहीं किया वो ये कौन सा जगह था, फाटा था ना, कौन सा था ये जो अभी बाई इलेक्शन हुआ, फाल्टा, सॉरी माय मिस्टेक, आई मेंट टू से फाल्टा। हाँ, फाल्टा में हमने क्या देखा कि मुस्लिम वोट जो था, नंबर 1 मुस्लिम्स कम निकल के आए। नॉर्मली वो 90% प्लस वोटिंग करते हैं, इस बार उनका वोटिंग परसेंटेज 78 था। हिंदू लोग 90% प्लस, वो 95-96% हिंदुओं ने वोट किया। तो ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज, क्योंकि हिंदू 70% है, मुस्लिम 30% है, ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज 88 था। सारे हिंदू वोट्स, और चूंकि उन्होंने ज्यादा भारी मात्रा में वोट किया तो वेट ज्यादा बढ़ गया। बीजेपी गॉट 71.2%। नंबर 2 पे पता है कौन था? सीपीएम
क्योंकि ये वो जो जहांगीर खान जो अब अरेस्ट हो चुका है, उसको तो कुछ भी नहीं मिला। नोटा के साथ वो अपना लड़ाई चल रहा था, उसका चौथे नंबर पे था। तो सीपीएम को 19% वोट मिला इस बार फाल्टा में। क्यों? पूरा मुस्लिम कंसोलिडेशन सीपीएम की तरफ चला गया। तो फाल्टा जो है ना, एक बेल वेदर इलेक्शन था, ये लोगों को समझना पड़ेगा। सीपीएम ने कांग्रेस और टीएमसी दोनों को डिस्प्लेस करके अपना नंबर 2 पोजीशन बना लिया। मैं ये भी बता दूं कि जितने लोगों ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, उसमें से एक संख्या उन लोगों की थी जो कट्टर लेफ्टिस्ट हैं, लेकिन भाजपा को जाके वोट करके आए, क्योंकि सीपीएम ने स्ट्रेटेजिक खेला। उनको क्या समझ में आया कि हम तो हरा नहीं सकते, एक काम करते हैं, बीजेपी को यूज करके ये टीएमसी को निकाल देंगे। जब तक टीएमसी रहेगी हमारा कोई चांस नहीं, हम सेकंड नहीं बन सकते, हम थर्ड ही रहेंगे, ठीक है ना। तो टीएमसी को उन्होंने बीजेपी की मदद करी टैसिटली, विदाउट टेलिंग बीजेपी ऑल्सो। अब आप देखिए, अगर मुस्लिम कंसोलिडेशन लेफ्ट की तरफ हो गया है, टीएमसी से को छोड़ के अगर लेफ्ट की तरफ वो चले गए हैं, जिसका निदर्शन उदाहरण यही था फाल्टा का, तो फिर उसके साथ जो लोग ये सीपीएम वगैरह के साथ पहले से थे, लगभग 10%, उनको जोड़ दें, कितना बनता है? 40%। और अगर नंबर 2 बनते हो, फिर उसके साथ 4-5% जोड़ना मुश्किल नहीं है, अगर एंटी इनकम्बेंसी बनता है तो, जो शायद नहीं बने। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एंटी इनकम्बेंसी बने, लेकिन इस वक्त जनता क्या देख रही है? जनता देख रही है कि वायदे जो हुए थे और कार्य जो हो रहा है, उसमें क्या बहुत अंतर है? अभी तक तो कोई अंतर नजर नहीं आ रहा। इनफैक्ट जो वायदे हुए थे, लगभग वो और उससे भी अधिक भाजपा ने परफॉर्मेंस में करके दिखाया है। शोक के 2 ही कारण निकल के आए हैं। पहला जो है वो बहुत बड़ा नहीं है, वो थोड़ा सा अजीब है मेरे हिसाब से, कि भाई ये जो 35 मिनिस्टर्स स्वेरिंग करे गए थे 9 तारीख को, और उसके बाद अभी सॉरी वो तो अभी हुआ है, 9 तारीख को 9 मई को 5 हुए थे शुभेंदु जी के साथ, और उसके बाद 35 और हुए। तो टोटल 41 मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट और स्टेट रैंक के, लेकिन पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक नहीं हुआ है। तो कुछ लोग बताते हैं कि ये माल मास है। माल मास होता है, पुरुषोत्तम महीना भी कहते हैं। वो ये है कि लोगों का मानना है कि ये एक चेंज ओवर है, एक एक्स्ट्रा मंथ जोड़ दिया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ बंगाल में लूनर कैलेंडर है। हाँ, सोलर कैलेंडर जो है 365 दिन का, लूनर कैलेंडर 354 दिन का। तो इन दोनों को अलाइन करने के लिए एक एक्स्ट्रा मंथ जोड़ा जाता है इन सर्टेन ईयर्स, तो टोटलिटी में वो अलाइन हो जाता है। तो ये भी माना जाता है कि ये बहुत ही एक स्पिरिचुअल मोमेंट है, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं इस बात को मानता हूँ, अच्छी बात है। और ये जो है पीरियड, वो 15 जून को खत्म होगा, तो हो सकता है उस वजह से नहीं किया हो एलोकेशन। तो भैया, अगर एलोकेशन नहीं कर सकते हो तो फिर अपॉइंट भी कैसे कर सकते हो? तो ये एक छोटे शोक का कारण है। लोग थोड़े से विचलित हैं कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि देखिए कई कार्य रुके हुए हैं, बहुत सारी चीजें जो है टीएमसी अस्त व्यस्त करके चली गई थी। एक कारण और दिया जा रहा है कि ये सारे नए मिनिस्टर्स हैं, इनको ट्रेन करने की आवश्यकता है, ये उनको पता नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम कैसे किया जाए। पर वो तो आप अपॉइंट होने के बाद भी वर्कशॉप्स होते हैं इनके, वो कोर्सेज भी होती हैं, वो करेंगे। वो भी एक बहुत बड़ा कारण नजर नहीं आता है। अब बड़े चीज पे चलते हैं, वो 22 एमपीज। और मैंने जो बताया ग्राउंड पे स्थिति, सीपीएम के लिए ये ग्राउंड क्रिएट होना, अब विडंबना पे आते हैं। विडंबना क्या है? अगर मान लीजिए कि वो 22 एमपीज को बीजेपी में विलय कर लिया जाता है, जैसे महाराष्ट्र में हुआ, वो कोई नहीं मानेगा। बीजेपी का जो राज्य यूनिट है वही विद्रोह कर देगी। वो शायद शुभेंदु जी भी बिल्कुल नहीं मानेंगे, ऊपर से कुछ नहीं कहेंगे, अंदर वो डेफिनेटली वो बताएंगे। लोग तो बिल्कुल नहीं मानेंगे पश्चिम बंगाल के, तो वो करना असंभव है। लेकिन अभी पहले हमने क्या कहा, गायत्री जी ने भी कहा, मैंने भी कहा, कि सोनिया जी के साथ ममता जी इस वक्त इसलिए मिली हैं क्योंकि अभिषेक अरेस्ट होने वाला है। आज उसके पास तीसरा नोटिस पहुंचा सीआईडी का, फोर्जरी वाला जो केस था, और वो नहीं पाया गया। तो नाउ ही कैन बी अरेस्टेड, लीगली अरेस्टेड, एंड विल बी बिहाइंड बार्स। और अगर मुकदमा चला तो 100% हारेगा, क्योंकि अपेरेंटली 4 नहीं 40 नाम फोर्ज किए गए थे, 40 सिग्नेचर्स।
ये पाया गया। तो ये बहुत बड़ा, जी, तो ये बहुत बड़ा मामला है। इसका मतलब ये, इससे कोई बच नहीं सकता। इसमें मिनिमम प्रिजन सेंटेंसेस 10 इयर्स, 10 साल का कारावास होता है। आज ममता के घर भी सीआईडी गई हुई थी, सॉरी उनके बगल में जो हाँ, ऑफिस है उनका, वहां पे वो उसी को खोजने गई थी। वो उनके पास भी तो दस्तावेज और भी बहुत सारे मामले चल रहे हैं। मैंने तो बाकी तो बताया नहीं, हम लोगों ने उस पर बात ही नहीं करी है। कम से कम 150 ऐसे केसेस हैं, डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग डिपार्टमेंट के मामले। ममता जी लैंड मिनिस्टर भी थी, ठीक है, रेवेन्यू मिनिस्टर भी वही थी। ये सारे तो उनके पास डायरेक्टली थे ये विभाग। तो घोटाले तो सबसे ज्यादा इन चीजों में हुए हैं। प्लस जितने भी सब्सिडीज दिए गए, ये पाया गया कि 30 लाख लोखीर भंडार, 30 लाख उस नाम के लोग ही नहीं है और वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। इसका मतलब पता है क्या है? 27,000 करोड़ उड़ा दिया गया। 3 लाख लोग पाए गए जो पुरुष थे। ये शुभेंदु जी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। 3 लाख लोग ऐसे पाए गए जो पुरुष थे और उनको लोखीर भंडार मिल रहा था जो महिलाओं के लिए है। कुछ विधवा थे, विधवाओं के लिए कार्यक्रम है जो पुरुष को मिल रहा था। तो अगर हम पूरा इसको जोड़ें, हिसाब करें, तो लगभग 35,000 करोड़ का घपला है। ऑब्वियसली पैसा कहां गया, निकालो। तो ये तो मैं एक चीज बोल रहा हूं, एक उदाहरण। आप लैंड का लीजिए ना, लैंड का तो लाखों करोड़ का मामला है। मतलब प्रॉपर लूट पे डिपार्टमेंट में डालो, वही स्टिंग कर रहा है। हाँ, और जो क्रिमिनल चीजें चल रही थी, ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह वगैरह, जो सारी चीजें, तोलाबाजी, हफ्ता कलेक्शन, वो भी 10,000 करोड़ का है हर साल का। मतलब लाखों करोड़ का है टोटल। 90,000 करोड़ का एस्टिमेट दिया था अभी बीजेपी के एक विधायक ने, जो भूतपूर्व पुलिस अधीक्षक थे, रिटायर करके वो बीजेपी के सांसद, वो बने, सॉरी नॉट सांसद, विधायक बने हैं। तो उन्होंने हिसाब दिया 90,000 करोड़ अकेले अभिषेक का। तो ये जो चोटी यानी कि हवाई चप्पल और ये स्ट्रेटेजिक साड़ी पहन के जो महिला घूमती थी, जो अभी आपने देखा कालीघाट में, इनका कितना होगा? ये मत समझना कि सब दूध के धुले में, इनको कोई आवश्यकता नहीं है। पैसा पावर के लिए चाहिए होता है। पैसा पैसे के लिए नहीं है इनके लिए, पैसा पावर के लिए चाहिए होता है। पैसा पावर का माध्यम है। तो ये एक विशेष साइकिल है जिसमें से कोई निकल नहीं सकता। तो ममता जी क्यों पहुंची सोनिया के पास? वो इसलिए कि उनके लिए, ममता के लिए अभी सर्वाइवल का मामला है, सोनिया जी के लिए अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी क्या है? कांग्रेस जो है ये पश्चिम बंगाल के मध्य में जो वो मालदा मुर्शिदाबाद अंचल है ना, वहां तक सीमित रह गई है और कहीं पे उसका अस्तित्व ही नहीं है। ऑफिसेस हैं लेकिन वोट कोई करता नहीं। अगर टीएमसी का ये जो बचा खुचा पोर्शन ममता के पास अभी है, इसको पकड़ लिया, ये बाय द वे उनका कोर ग्रुप है, ये उनसे हिलेगा नहीं, क्योंकि सबने मिलके इतने गवन और इतने क्राइम्स किए हैं कि ये लोग, वो चोर चोर मौसेरे भाई वाली स्थिति है, ये लोग अब एक दूसरे के साथ ही चिपके रहेंगे। बाकी सब अपॉर्चुनिस्ट थे, आया राम गया राम टाइप्स। यूसुफ पठान भी दिल्ली पहुंच रहा है। यूसुफ पठान भी दिल्ली पहुंच रहा है। हाँ, यूसुफ पठान इस 22 में शामिल है। बड़ौदा का आदमी जो मुर्शिदाबाद का, सॉरी बहरमपुर का एमपी है, बताइए। एनीवे, बहती गंगा नहीं कहना चाहिए था मुझे, मैंने गलत कहा। गंगा मां को माफ करें, बहती नाली में सब हाथ धो रहे थे, ठीक है ना। लेकिन वो लोग उसके, उन्हें लॉयल नहीं है, वो अब साफ हो गया है। तो अब भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के सामने क्या प्रॉब्लम है? क्या उनको क्या दिख रहा है? उनको दिख रहा है कि अगर हम ये 22 लोग नहीं लेते हैं, ये कहीं तो जाएंगे ना। इन्होंने हमको ऑफर किया है, ठीक है। अगर हम इनको नहीं लेते हैं तो या तो ये फिर इंडिया अलायंस के साथ जुड़ेंगे या कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे। फिर भी एक मांडवाली हो सकता है, फिर बोलेंगे नहीं नहीं दीदी बहुत बड़ी गलती हो गई, हमको माफ कर दो। सोनिया गांधी बोलेंगी इनको छोड़ दो, हाँ इनका पातर हम कर देंगे, जो भी वो बोलती हिंदी, पता नहीं अनाप शनाप। तो उस स्थिति में क्या होगा? आप ये याद रखें कि इंडी अलायंस के पास अभी भी ऑन पेपर 232 सांसद हैं। 232 और 272 का फासला बहुत ज्यादा नहीं है। एनडीए के पास 287 हैं, 287, और 24 जो हैं वो अनअलाइंड हैं। तो ये बहुत थिन मार्जिन है।
देखा जाए तो 40 का ही अंतर है ना, 40-50 का अंतर है। तो अगर आप कहीं से 20 इधर उधर से लाते हो तो आप सडनली और इक्वल, देन व्हाट? तो मुझे जो शौक हो रहा था, इसमें मैंने फेसबुक पे लिखा भी और मैंने काफी डांट लगाई। मैंने कहा ये क्या है, रक्त रंजित हाथों को आप सशक्त कर रहे हो, आप उनके साथ चाय पी रहे हो, क्या हो रहा है ये? लेकिन अगर हम इस दृष्टि से इसको देखें, नंबर 1, नंबर 2, हमें ये याद रखना चाहिए कि पश्चिम बंगाल का जो इलेक्शन था ये कोई राज्य इलेक्शन नहीं था। मैंने बार बार कहा है ये एक जियोपॉलिटिकल इवेंट था। इस जियोपॉलिटिकल इवेंट से डीप स्टेट का बहुत बड़ा प्लान का खात्मा हो गया, जिसमें वो एक जुडियो क्रिश्चियन राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे, म्यांमार और बांग्लादेश को लेके और हमारे नॉर्थ ईस्ट को लेके, जिसके लिए वेस्ट बंगाल एक उनके कंट्रोल वाला स्टेट होना चाहिए ताकि भारतवर्ष के साथ संपर्क विच्छिन्न हो जाए। समझ रहे हैं? ये षड्यंत्र था, अहम कड़ी था, अहम कड़ी। और पश्चिम बंगाल को बेस यूज करके वो ये भारत को नीडल करने के लिए गजवाए हिंद के तत्व, टेररिस्ट, क्राइम, ड्रग्स भारी मात्रा में ये कर सकते थे, जो कार्य भारत के पश्चिम में भी हो रहा है पंजाब द्वारा। तो इसलिए ये जब हुआ ना, तो डीप स्टेट 100% कोशिश करेगी कि जो बचा कुचा उनका ऑर्गेनाइजेशन है उसको फिर से जोड़े। टीवी के विल जॉइन द इंडिया अलायंस, यू मार्क माय वर्ड्स। तो ऐसा नहीं है कि ये एक विक्ट्री से पूरा खेल समाप्त हो गया है, हमें इसको उस दृष्टि से भी देखना पड़ेगा। ये पावर इक्वेशन को मद्देनजर रखना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में सीपीएम का उत्थान, मैं बोल रहा हूं उत्थान है, वो अभी भी बहुत छोटे हैं, लेकिन नंबर 2 स्थान वो ले लेंगे अगर सारे मुस्लिम उनके साथ इकट्ठा हो गए, जो हो चुका है। तो इसीलिए ये जो पूरी घटना की जो ये घटनाएं चली हैं, ये जो क्रम है, उसको हमें उस दृष्टि से देखना पड़ेगा। हमें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। मैं नहीं कहता हूं कि टीएमसी नहीं, एक मैं समाप्त कर दूं। टीएमसी के जो क्रिमिनल्स हैं ना, मैं तो कहता हूं टीएमसी में सारे क्रिमिनल्स हैं, लेकिन तो हमें सबसे पहले रखना पड़ेगा राष्ट्र सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी इज नंबर 1। उसके बाद आता है लॉ एंड ऑर्डर, गवर्नेंस ऑफ अ स्टेट। आपने एक स्टेट ने आपके ऊपर विश्वास करके मत दिया ना आपको भारी मात्रा में, तो उस जनता का विश्वास आपको रखना पड़ेगा, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। इसी नेशनल सिक्योरिटी के लिए लॉ एंड ऑर्डर एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। इसलिए आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सीपीएम को जगह नहीं दे सकते हो। तो अगर ये 22 लोग जो है ना, ये मोहरे का एक वैसा मोहरा बन चुके हैं कि जिसके पाले में ये चला गया वो सशक्त हो गया इन अ पार्लियामेंट जहां पे 232 वर्सेस 287 का सिचुएशन। सोच हियर मेरे को ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट वाला मैटर इज वेरी सेपरेट देन द स्टेट वाला मैटर, इवन दो पार्टी सेम है। नो, सब कुछ जुड़ा हुआ है, इट इज नॉट सेपरेट। सी, स्टेट लेवल पे अगर हम सिर्फ स्टेट के हिसाब से देखें, हमारे लिए लॉ एंड ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये सारे प्रोसिक्यूटेड हों, जितने भी क्रिमिनल्स थे, ठीक है ना, जो सारे आजकल सांसद विधायक बन के घूम रहे हैं। लेकिन अगर राष्ट्रीय सुरक्षा का भी ध्यान रखना पड़ेगा, तो फिर पार्लियामेंट में जो हो रहा है उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर सरकारी पलट गई तो राहुल गांधी के स्टेटमेंट्स देखिए, सब उसको बेवकूफ कहते हैं, मैं कभी नहीं कहता हूं कि वो बेवकूफ है। मुझे लगता है कि ही इज अ पुअर कम्युनिकेटर, वो बेवकूफ नहीं है, वो बहुत ही शातिर आदमी है। आप लोग ये बिल्कुल मत सोचना, बहुत शातिर है, उसका दिमाग क्रिमिनल की तरह ही चलता है, और वो 100% डीप स्टेट का टट्टू है। तो अगर वहां पे सशक्तिकरण हो गया तो फिर ये जो अभी तंत्र चल रहा है ये पलट जाएगी ना, उससे फायदा किसका होगा और नुकसान किसका होगा? इसीलिए पश्चिम बंगाल में जो भी होता है, चाहे वो सांसदीय स्तर पे हो, मंत्री कैबिनेट स्तर पे हो, विधानसभा के स्तर पे हो, हर चीज का इंपैक्ट आपके राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है, और यही हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बस इतना ही मैं कहना चाहता जी। थैंक यू सो मच दादा फॉर पुटिंग फॉरवर्ड योर पॉइंट्स। खैर, पार्लियामेंट में अगर इन एमपीज को लिया जाए तो बिना इनके नहीं, पार्टी में आप नहीं ले सकते हो, फिर विद्रोह हो जाएगा। आप उनके साथ टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग करो, उनके ऊपर सारे फाइल्स तो है ना अपने पास, कहां जाएंगे वो? एंड तो फिर इससे मैं अगर होता इनकी जगह पे, मैं अगर होता इनके जगह पे,
मैं उनको फोर्स करता रिजाइन करने को ओवर टाइम, और 1 साल के अंदर धीरे धीरे टुक टुक करके इनको रिजाइन हाँ, करवाओ, gradually और and वहां पे slowly, इलेक्शन हुआ तो 100% बीजेपी जीतेगी। तो इसको ये लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं, जो भी सुनने में आ रहा है कि असली सिंबल ऑफ टीएमसी जो उद्धव ठाकरे वाले स्टाइल में हुआ था, किसके पास रहेगा असली सिंबल टीएमसी का, ये भी स्टार्ट हो गया। बहुत सारे एक डिस्कशन, वो ऋतव्रत है ना, जो सीपीएम का ट्रोजन मानता हूं मैं उसको, बाय द वे, बहुत ही खतरनाक बात है। सडनली सीपीएम के पास 60 एमएलए भी तो हो सकते हैं, सिर्फ ये 22 सांसदों की बात नहीं है। वो उसका भी डिस्कशन चल रहा है काकोली घोष दस्तीदार के साथ कि आप हमारे साथ जुड़ जाएं, हम ही टीएमसी बन जाएंगे। उसमें डिस्कशन ये है कि फिर टीएमसी का लीडर कौन होगा, काकोली जी होंगी या ऋतव्रत होगा। तो कुछ मांडवाली उधर भी चल रहा है। तो ये बहुत ही एक पेचीदा स्थिति है, इतना सामान्य नहीं है जितना लगता है ऊपर से। It's not as simple as it was during शिवसेना। काफी यहाँ पे चीजें हैं इन्वॉल्व। लेट्स सी हाउ दे वर्क इट आउट। थैंक यू सो मच दादा फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय हिंद, जय मां।